आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। खबर दोपहर में आपका खैर मकदम है। खबर दोपहर में आज बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी के यूपी दौरे की। यूपी असेंबली इंतखाबात के पेश नजर बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी बड़ी पार्टियों ने तो सरगर्मियां तेज कर ही दी हैं। अब छोटी छोटी पार्टियां भी मुहिम शुरू करती हुई नजर आ रही हैं। इस बार असेंबली इंतखाबात में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी अपने उम्मीदवार खड़े करने का फैसला सुना चुकी है। इसलिए आने वाले दिनों में सियासी सरगर्मियां कुछ ज्यादा ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि AIMIM पर मुस्लिम वोटों की तकसीम का इल्जाम लगातार लगता ही जा रहा है। इस दरमियान असदुद्दीन ओवैसी आज से फैजाबाद के दौरे पर है। इस 3 रोजा दौरे पर असदुद्दीन ओवैसी यूपी के कई शहरों का दौरा करेंगे, जहां इत्तेहादी पार्टियों के लिए वोट की अपील करेंगे। जराये के मुताबिक सबसे ज्यादा अहम यह है कि अपने दौरे के दौरान वो मसाजिद और मदारिस में कुछ वक्त गुजारने और अहम मुस्लिम शख्सियात से मिलने का मंसूबा है। बताया जा रहा है कि इस बार उनके इंतखाबी सफर का महवर अयोध्या है। ओवैसी के दौरे पर सियासत भी जारी है। जराये के मुताबिक संतों समेत कई सियासी लोगों ने ओवैसी के दौरे पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया था। वाज़ेह हो कि यूपी आने से पहले ही AIMIM ने एक पोस्टर जारी किया था, जिसमें अयोध्या को फैजाबाद बताया गया है। उस पर सियासत शुरू हो गई है। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर अजीज खान साहब जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ AIMIM लीडर एडवोकेट आदिल हसन साहब भी जुड़ चुके हैं। दोनों का खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। और साथ ही स्पोक्स पर्सन बीजेपी धर्मेंद्र राय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी खैर मकदम है। सबसे पहले आदिल हसन आजाद साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, 3 साल पहले ही नाम बदल चुका है, तो अयोध्या को किसी और नाम से बुलाने की जरूरत क्यों? हेलो आदिल साहब, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो हेलो आदिल आजाद साहब, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? एक बार फिर उनसे राब्ता करने की कोशिश जरूर करेंगे। धर्मेंद्र राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किस तरह से जो असदुद्दीन ओवैसी का दौरा है, उसके बाद जिस तरह से पोस्टर भी निकाले गए हैं, इस दौरे को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ओवैसी साहब हिंदुस्तान के अच्छे लीडर हैं, बस उनको अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है। और बार बार कहते हैं, सभी लोग मानते हैं कि देश सबका है, इस देश में सब लोग भाईचारा स्थापित करना चाहते हैं, भाईचारे के साथ रहते आए हैं, रह रहे हैं, रहेंगे। लेकिन समाज में विष घोलने का अगर कोई राजनीतिक शख्सियत काम करता है तो वो तकलीफदेह होती है। ओवैसी साहब के बयान हमेशा ही बिल्कुल विष से भरे होते हैं। समाज में विष घोलने की आवश्यकता नहीं है। और अयोध्या में जो भी आए, सबका स्वागत है। अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी है। अयोध्या हमारे इष्ट है, सनातन परंपरा के वह संवाहक है और उनसे मर्यादा सीखी जा सकती है, उनके शब्दों की मर्यादा सीखी जा सकती है, उनसे आचरण की मर्यादा सीखी जा सकती है, उनसे नैतिकता की मर्यादा सीखी जा सकती है। और राजनीति में उनसे बड़ा कोई नहीं। उन्होंने सबको गले लगाया, जो चाहे नीच हो, ऊंच हो, छोटे हो, बड़े हो, सब भेदभाव जहां खत्म हो जाता है, वहीं प्रभु श्री राम की मर्यादा शुरू होती है। तो ऐसे प्रभु श्री राम के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर आदेश दिया है कि भगवान राम का मंदिर बनाया जाए, मस्जिद के लिए भी जगह दी है, तो हम सब लोग मिलकर के एक देश में अच्छा वातावरण बनाए। देश के सामने चुनौतियां बाहरी हैं, उस मामले पर तो बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पर मंदिर की बात ही नहीं हो रही है। उन्होंने सिर्फ पोस्टर ऐसा आया है कि जहां पर अयोध्या को उन्होंने फैजाबाद के तौर पर बुलाया है, जो कि पहले मैं उसी प्रकरण में, देखिए, अयोध्या ये प्रभु राम की जन्मभूमि है और माता कौशल्या, राजा दशरथ और वहां कौशल्या जो है उनके लाडले थे प्रभु श्री राम। बाल रूप में वह आए हैं इस धरती पर। हिंदू सनातन में
राम को आराध्य माना जाता है, नारायण के रूप है, और उन्होंने पूरे सृष्टि को, हम बोलते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, हम समस्त प्राणियों में सद्भावना जी, की ठीक। हमारी सनातन परंपरा में। डॉक्टर अजीज तो खान ऐसे साहब ये में बताएं कि इस दौरे को, असदुद्दीन ओवैसी के दौरे को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अब जो है सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी है, यूपी में चुनाव नजदीक है, ऐसे में तमाम पार्टियां जो है कोशिश कर रही हैं कि जोरों शोर से तैयारियां की जाए, और MIM भी जो है 100 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। ऐसे में ये ओवैसी का दौरा जो है काफी अहम है। देखिए मुनज्जर जी, एक बात समझ लें आप कि चुनावी मौका है, चुनावी मौसम है, इसमें कोई दो राय नहीं कि चाहे वो ओवैसी साहब हो या कोई दूसरी पार्टियां हो, वो चुनाव के लिए मैदान में आएंगी, लड़ेंगी, दौड़ भाग करेंगी, इसमें कोई ऐतराज हमको नहीं है और किसी को भी होना नहीं चाहिए। अभी जिस बात पे चर्चा हो रहा था कि साहब नाम बदल गया और नाम कुछ इस तरीके का दूसरा रखा जा रहा, देखिए एक बात समझ लें आप कि योगी सरकार ने सिर्फ नाम बदलने के अलावा, इसके अलावा कोई काम नहीं किया है। नाम बदला है और कलर बदला है, दो चीजें, और उसके साथ साथ जो भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने और समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो जो काम किया था उसका लोकार्पण और शिलान्यास का शिलान्यास किया है। लेकिन इन सब चीजों से ज्यादा अहम है आज कि उत्तर प्रदेश के कामों पर चर्चा होनी चाहिए। उस अयोध्या पे जरूर चर्चा होनी चाहिए कि जो अयोध्या का इस्तेमाल बीजेपी ने राम का इस्तेमाल और राम के आस्था का इस्तेमाल और कई सारी चीजों का इस्तेमाल करके आज बीजेपी इस मुकाम पर पहुंची है। वहां अयोध्या की क्या स्थिति है आप देखिए, बाढ़ से अयोध्या जूझ रहा है। अयोध्या के जस्ट बगल में गोरखपुर है, वहां इंसेफ्लाइटिस बहुत बड़े स्तर पर फैला हुआ है, बीजेपी उस पर काम नहीं कर रही है। आप ये भी समझ लें कि डेंगू से बुरा हाल है अयोध्या और अयोध्या के आसपास के लोगों का। आप देखिए बाढ़ में अभी देखा मैंने कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय साहब हवाई दौरा कर रहे थे। हवाई दौरे में क्या आप दे रहे हैं, राहत सामग्री के नाम पे इनके तमाम जो पदाधिकारी हैं वो बीजेपी का छपा हुआ झोला ये बाढ़ पीड़ितों को बांटने जा रहा, ये साहब इनका चेहरा है। देखिए राम के नाम पर इन्होंने सिर्फ राजनीति की है, आस्था से खिलवाड़ के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। आज अयोध्या के लोग और उसके आसपास के लोग बहुत पीड़ित हैं। मेरा निवेदन है बीजेपी से कि कम उनका खोज खबर ले, क्योंकि वही जगह से 2 सीटों से लेकर के बिल्कुल इस बारे में जो है हम धर्मेंद्र राय साहब से जरूर पूछेंगे कि आखिर जो है अयोध्या के लोगों के लिए बीजेपी ने क्या कुछ काम किया, लेकिन उससे पहले आदिल हसन साहब ये बताएं कि फैजाबाद बुलाना अयोध्या को ये एक भूल थी या डेलिब्रेट एक्ट था? अरे भाई, कुछ लोग फैजाबाद बोलते हैं, कुछ लोग अयोध्या बोल रहे हैं, जिसको जैसा, ऐसा तो नहीं है कि फैजाबाद आज का नाम था, फैजाबाद भी बहुत पुराना नाम था। फैजाबाद बहुत पुराना शहर है, इसमें दिक्कत क्या है? बीजेपी को हर कुछ में दिक्कत क्यों उतारे? कुछ काम करो, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाइए। जिस तरीके से कोविड में लाशें गंगा में बही है, इस पर बीजेपी को नहीं याद आता है। गोरखपुर में ऑक्सीजन चीफ मिनिस्टर का गृह पार्लियामेंट्री सेगमेंट इलाका था, वहां पर ऑक्सीजन से बच्चे मरे, उन नहीं दिखा क्या? किसी पर NSA लगा दो, 110 लोगों पर NSA लगाया था, जिसमें 94 लोग पर हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया। सिर्फ पुलिस का जो दहशत का माहौल बनाकर, इंटरनेट ब्रेकडाउन कराकर, जबरदस्ती ताकत दिखाकर ये तो होते कर रहे हैं। कितना दिन चलेगा? फरवरी तक चलेगा, उसके बाद तो पूर्व मुख्यमंत्री होना ही है। अच्छे लोग पूर्व मुख्यमंत्री हो गए तो योगी आदित्यनाथ थोड़ी अलग है। और इनके चेहरे पे चुनाव भी नहीं लड़ा गया था 2017 में, जबरदस्ती ऊपर से प्रोजेक्ट कर दिया गया कि चीफ मिनिस्टर रहेंगे। कोई तजुर्बा तो नहीं। 2017 में तो MIM ने भी चुनाव लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन कोई जीत नहीं मिल पाई। हमने कोशिश की थी, सब पार्टी कोशिश करता है, इसमें बुराई क्या? कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, 125 साल पुरानी हो गई, कांग्रेस को 7 सीट सिर्फ मिला था, जबकि सपा के साथ अलायंस करके वो चुनाव लड़े थे। चुनाव में तो हार जीत होता ही है। कोई बीजेपी, तेलंगाना में बीजेपी को 5 सीट से 1 सीट पे बीजेपी आ गई, बंगाल में बीजेपी का हर दिन MLA जा रहे हैं, आंध्र प्रदेश में बीजेपी के पास एक भी MLA नहीं है, तमिलनाडु में बीजेपी के पास 1-2 MLA, केरला में 0 है। ये तो होता ही रहता है राजनीति में।
इसमें आदिल हसन बेचैनी साहब, क्या है? आदिल हसन साहब, इस बात को लेकर के कि नाम जो है कुछ और लिया गया, जो अयोध्या के संत समाज है वो इस बात पर काफी नाराज हो गए हैं, कह रहे हैं कि ये जो है योगी आदित्यनाथ की इंसल्ट हो गई है। और दूसरा ये कि असदुद्दीन ओवैसी को अगर वो पोस्टर हटाए नहीं गए तो उनको वो अयोध्या में एंटर नहीं होने देंगे और उनकी जो रैलियां होने जा रही है उनको भी वो इंटरप्ट करेंगे। देखिए, हम लोग तो मेहमान नवाजी में एक्सपर्ट है और हमेशा मेहमान नवाजी के लिए खड़े रहते हैं। जब योगी आदित्यनाथ आए थे हैदराबाद तो उनका क्या इस्तकबाल हुआ था, कहाँ कोई दिक्कत हुआ। लेकिन ये बात अलग है कि जिस वार्ड में उन्होंने प्रचार किया था सब जगह बीजेपी हार गई थी जी, वहां के जीएचएमसी चुनाव में अभी हुआ था 6 महीना पहले ये, लेकिन हम लोग ने कोई दूसरी रियासतों में तो एमआईएम को भी ज्यादा कामयाबी मिलते हुए नहीं देखने को मिल रही है। कैसे नहीं, बिहार में 5 सीट माशाल्लाह जीते हैं। अभी कल कर्नाटका में, हुबली में, बेलगाम में, गुलबर्गा में कल हम जीते हैं। महाराष्ट्र में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हम। शिवसेना के 5 बार एमपी को हमने हराया है। अरे कोई भी पार्टी पहली बार उम्मीदें रखी थी उस हिसाब की कामयाबी भी नहीं देखने को मिल रही है। धर्मेंद्र राय जी, अजीज खान साहब ने भी सवाल उठाए और आदिल हसन साहब ने भी सवाल उठाए यूपी हुकूमत के कामों को लेकर के। वही ये बात कि अगर अयोध्या का नाम बीजेपी इतना इस्तेमाल कर रही है तो अयोध्या के लोगों के लिए क्या कुछ काम किया है बीजेपी ने? उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया में एक नजीर बन गई है। आप किसी भी कोरोना के मामले का ले लीजिए, जो प्रबंधन हुआ है पूरी दुनिया ने आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की, उनकी सरकार की प्रशंसा की है, उनके प्रबंधन की प्रशंसा की है। आज उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए काम हो रहा है, उनके वाजिब गन्ना पर किसान नाराज है, किसान काफी नाराज है। वो ये देखिए, विपक्ष का अपना सोच है। आज उत्तर प्रदेश में जो किसान, जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने जिन गन्ना मिलों को बेच दिया था, जो गन्ना मिलें बंद कर दी थी, आज योगी जी की सरकार ने उन गन्ना मिलों को फिर से चालू कराया है और किसानों का बकाया 84,000 करोड़ रुपए दिया है। ये गन्ना किसानों को किसान सम्मान निधि से काम हो रहा है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम हो रहा है, तकलीफ इसकी है कि जो हमारे हिंदू सनातन परंपरा के आध्यात्मिक अधिष्ठान है, पूरे लोग आज उस पर तकलीफ उनको है कि अयोध्या का विकास क्यों हो रहा है, काशी का विकास क्यों हो रहा है, मथुरा का विकास क्यों हो रहा है, प्रयागराज का विकास क्यों हो रहा है। चौतरफा जो विकास की धुरी शुरू हो गई है, विकास की जो आंधी चल रही है, परेशानी वहां है कि उत्तर प्रदेश की जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में स्थापित करने वाली है, ये तकलीफ है। और सब विपक्ष में होड़ मची है कि कौन भारतीय जनता पार्टी के मुख्य मुकाबले में आए। तो कांग्रेस अलग परेशान है, समाजवादी पार्टी अलग परेशान है, लेकिन वहां पर ये सवाल भी तो उठाए जा रहे हैं कि जो बाढ़ की स्थिति है यूपी में और जो कोविड के सेकेंड फेज में हमने देखा कि लाशें मिली, वहीं पर हमने ये भी देखा कि बुखार की जो अभी स्थिति बनी हुई है और कई लोगों की जाने जा रही है। उन मुद्दों को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि सरकार ने क्या कुछ इकदाम किए हैं। आज हिमा जी, आज जैसी सरकार चल रही है, इन्होंने भी अपने दिल पर हाथ रख के कोई पूछे कि क्या हमने ऐसी सरकार कभी चलाई है जो आज योगी जी चला रहे हैं। अगर कोई आपदा आती है, कोई आकस्मिक बीमारी आती है, किस तरह की आती है, तुरंत उस पर प्रभावी कार्रवाई, और मिनट भर में, घंटे भर में अगर कोई सूचना आती है तो पहली बार मुख्यमंत्री कार्यालय सक्रिय होता है, मौके पर अधिकारी भेजे जाते हैं, टीम भेजी जाती है, विशेषज्ञ भेजे जाते हैं। ये बाढ़ समस्या, नेपाल से पानी छूटा था, बाढ़ की थोड़ी समस्या आई, उस पर तुरंत प्रभावी कार्रवाई हुई। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने आदिल हसन साहब, आपकी राय, आपकी बात इस पर जरूर सुनेंगे। जी धर्मेंद्र राय जी, आप बात मुकम्मल करें। मुसहर बस्तियों में गए, छोटे मासूम बच्चों को उन्होंने गोदी में उठाया। क्या एक परिवार की जो भावना होती है, सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के सारे भेदभाव मिटा के हर आदमी को, हर शख्स को अपना परिवार समझती है और उसके आदिल हसन साहब होने का प्रयास। बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं? सही कहा, बीजेपी के प्रवक्ता सही कह रहे हैं कि ऐसी सरकार कभी नहीं आई है जो 2 बजे रात में हाथरस की बेटी को जिस तरीके से दाह संस्कार किया गया बिना उसके माता पिता के इजाजत से, ऐसी सरकार नहीं आई है। मेरठ में मैंने धर्मेंद्र जी नहीं बोला, बीच में मना कीजिए बोल रहे भाजपा वाले को।
बीच में धर्मेंद्र मना राय कीजिए साहब, बोल आपको रहे अपनी हैं। बात रखने का पूरा आपने मौका बोला दिया कि बीच में जाएगा। बोलिए, नहीं बोले। धर्मेंद्र राय साहब, आपको अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया आपने जाएगा। मौका मिला था, बीच आदिल में हसन रोक तो बोलिए, नहीं साहब, बोले। आप अपनी बात रखें। उसके बाद जो मेरठ में अभी 7 दिन पहले वार्ड काउंसलर, एमआईएम के वार्ड काउंसलर की हत्या हो गई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सेंगर इनका एमएलए क्या किया वहां पर पूरी दुनिया ने देखा। और आज ऑक्सीजन की कमी के चलते बच्चे मरे। गंगा में आज तक लाशें नहीं बही थी, गंगा में लाशें बही। किस तरीके से मुख्यमंत्री खुद क्वारंटाइन हो गए थे सेकंड वेव में। आम आवाम रो रही थी, हाहाकार मच रहा था। इनके 5 मंत्री, केंद्र के मंत्री, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चिट्ठी लिख रहे थे कि योगी जी आदिल हसन चलिए, साहब, नींद से आप जगिए। आपकी बात पूरी जरूर सुनेंगे, आपको यहाँ पर कुछ देर के लिए रोकना चाहेंगे। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश को एक नया विजन दिया है और उस विजन के ही क्रम में अगर एक समर्थ और सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करना है तो वह कहां से प्रारंभ होता है। अगर मां कुपोषित है तो बच्चा कभी सुपोषित नहीं हो सकता और इसलिए मां के स्वास्थ्य पर ध्यान देना और अगर किन्हीं कारणों से बच्चा कुपोषित हो गया है तो उस पर भी ध्यान देना, इसी बात को ध्यान में रखकर के 2018 से पूरे देश के अंदर सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है और आज ये चौथा राष्ट्रीय पोषण माह के कार्यक्रम से हम सब जुड़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में एक मां स्वस्थ हो, एक बच्चा स्वस्थ हो, प्रधानमंत्री जी की सोच इस राष्ट्रीय पोषण मिशन के साथ जुड़ी हुई है और इसलिए इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ हर भारतवासी को जुड़ना चाहिए, क्योंकि जब एक मां या एक बच्चा कुपोषित होता है तो ये केवल एक परिवार के लिए नहीं समस्या है, ये चैलेंज पूरे समाज के लिए और पूरे राष्ट्र के लिए होती है। और इसलिए उस पर ध्यान देने के लिए 2018 से जो निरंतर कार्यक्रम चले हैं उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। उन परिणामों का ही फलस्वरूप है कि आज जो अनेक प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, इन कार्यक्रमों के ही क्रम में हम सबको जो 1 माह तक चलने वाले इस कार्यक्रम में जो 4 श्रेणियां विभाजित की गई हैं, उसमें प्रथम सप्ताह में जितने भी हमारे सरकारी स्कूल हैं, आवासीय स्कूल हैं, आंगनबाड़ी हैं, ग्राम पंचायत की अतिरिक्त भूमि पर पोषण वाटिकाओं की स्थापना और पौधरोपण का अभियान। द्वितीय सप्ताह में योग एवं आयुष, यानी जिसमें बच्चे, किशोरी बालिकाएं, गर्भवती महिलाओं को केंद्रित करते हुए योग के विशेष सत्रों का आयोजन। उनके लिए, एक बच्चे के लिए किस प्रकार की योगिक क्रियाएं हो सकती हैं, एक किशोरी बालिका को कौन से योगिक क्रियाओं को करने से और एक गर्भवती महिला के लिए किस प्रकार के योगिक क्रियाओं को करने से वह योग की इन क्रियाओं का लाभ ले सकती हैं, इसके बारे में विशेष सत्र का आयोजन करना। तृतीय सप्ताह में पोषण संबंधी प्रचार प्रसार सामग्री और अनुपूरक पुष्टाहार आदि के वितरण की कार्रवाई बृहत पैमाने पर पूरे प्रदेश के अंदर करना। और चौथे सप्ताह में सेम और मैम बच्चों का चिन्हांकन हेतु एक विशेष अभियान प्रारंभ करना। पोषण मंथ 2021 सीएम योगी आदित्यनाथ इस्तीफादा कुनंदगान से खिताब कर रहे थे। 529 नए आंगनवाड़ी मराकज का इफ्तिताह किया गया। आदिल हसन आजाद साहब, जिस तरह से बीजेपी जो है लगातार तैयारियों में जुटी हुई है, अगर हम देखें तो जो स्कीमें बीजेपी की जानिब से लाई गई है या जो स्कीमों के जरिए लोगों को फायदा हुआ है यूपी में, उनके हवाले से भी इवेंट्स किए जा रहे हैं। एक तरह से लोगों को आगाह किया जा रहा है कि क्या क्या काम जो है योगी सरकार ने किए हैं, वो जो है लोगों की मेमोरी में पूरी तरह से लाया जा रहा है। आदिल हसन साहब, आपको जानकारी होगा कि यूपीए सरकार जो था 2004 से 14 तक
उसमें लगभग 4,000 करोड़ विज्ञापन में दिया गया था, और मोदी जी का अभी जो कार्यकाल है इसमें लगभग 7,000 करोड़ से ऊपर प्रचार प्रसार में जा चुका है। तो ये जो सरकार सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट पे चल रही है, ऑक्सीजन की व्यवस्था कराइए, गंगा में लाशें नहीं बहे इसका व्यवस्था कराइए, अभी जो फीवर है, अभी जो बच्चों को जो तेज बुखार है उसमें डॉक्टर की दवाइयां का उपलब्धता कराइए, बनारस को क्वेटा बना रहे थे, बनारस कैसा हो गया बाढ़ में वो बनाइए, आप सुल्तानपुर तक में बाढ़ आ गया, अयोध्या में बाढ़ आ गया, आपका गोरखपुर में बाढ़ आ गया, तो इसकी समस्या निदान कीजिए। लेकिन योगी जी को सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट आता है, जैसा प्रधानमंत्री को इवेंट एक्सपर्ट है उसी तरह योगी जी एक्सपर्ट है। आम आवाम को क्या मिला? उत्तर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में मेल न्यूट्रिशन पे अगर डेथ सबसे ज्यादा होता है तो उसमें बीजेपी स्टेट है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है। उसके बाद अगर क्राइम रेट में सबसे ज्यादा है अगर कोई स्टेट तो उसमें उत्तर प्रदेश है। अगर हेल्थ इंडेक्स में सबसे पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसमें भी उत्तर प्रदेश, बिहार है। तो यही डबल इंजन की सरकार का रिजल्ट है। ठीक, डॉक्टर अजीज खान साहब ये बताएं कि जो बात यूपी के लिहाज से, अगर सियासी इलेक्शन के लिहाज से अगर हम खास तौर से बात करें तो वहां पर ये माना जा रहा है कि ऑपोजिशन जो कहीं ना कहीं है काफी कमजोर पड़ गई है योगी सरकार के आने के बाद, जो है चाहे सपा हो बसपा हो, कहीं ना कहीं काफी कमजोर पड़ गई है। अब असदुद्दीन ओवैसी के प्रेजेंस से क्या मजीद फर्क उसमें पड़ेगा और कितना फर्क जो है AIMIM के होने से आने वाले इलेक्शंस में हो सकता है? देखिए मुरज्जा जी, 2-3 बातें हैं। मैं लगातार ये दोनों वक्ताओं को सुन रहा था। पहली बात तो ये होनी चाहिए, देखिए काम पर बात होनी चाहिए, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा हुआ है। चुनाव का वक्त मुश्किल से मेरे ख्याल से 4-5 महीने बचे हैं। 4.5 साल से ज्यादा का वक्त जो है वो बीजेपी ने लिया है। काम के नाम पे शून्य। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय पोषण की बात कर रहे थे, बच्चों के पोषण की बात। आपको अंदाजा होना चाहिए कि पूरे देश में अगर 10 लाख बच्चा कुपोषण से उसकी मौत अगर हो रही है तो जिसमें 5 लाख से ज्यादा बच्चा उत्तर प्रदेश का शामिल है। यह उत्तर प्रदेश की स्थिति। आज उत्तर प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही खराब स्थिति में है। आप अभी चर्चा हो रहा था कि साहब कोरोना काल में आपने देखा होगा, मेरे ख्याल से पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर मौतें हुई है अनऑफिशियल तो उत्तर प्रदेश में हुई है। उन मौतों का आंकड़ा छिपा लिया गया, सरकार ने छिपा लिया। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में नदियों में जिस तरीके से लाशें बही हैं, इंतजाम नहीं हो पाया है, जलाई नहीं जा सकी, दफनाई नहीं जा सकी, ये पूरे देश ने देखा है। जो मिसमैनेजमेंट था, उत्तर प्रदेश की स्थिति माननीय योगी जी के हाथ में गया और योगी जी ने पूरा बंटा ढाक कर दिया, चौपट कर दिया। एक बार अजीज खान साहब आपको रोकना चाहेंगे, असदुद्दीन ओवैसी मीडिया कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट है, अयोध्या लिखा है उसमें, हमारे शौकत साहब पीछे खड़े हैं, प्रेसिडेंट अयोध्या लिखा है। नहीं, अरे क्यों, अरे भाई फैजाबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में अयोध्या आता नहीं आता है ना, क्यों नहीं मानेंगे? ओवैसी साहब सबको बांटना है। समाजवादी पार्टी के विधायक, उनका कहना है कि विधानसभा में एक प्रेयर कक्ष होना चाहिए, जो इस तरीके से बिहार में व्यवस्था की जा रही है। झारखंड में देख, अरे भाई वो ये इरफान साहब कौन सी पार्टी के हैं? विधायक। पहले उनसे ये पूछ लीजिए कि अखिलेश यादव की राय क्या है। अखिलेश यादव अपनी मुंह से क्यों नहीं बोलते बात ये? अरे हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जैसा कि हर समाज, हर बरादरी की एक पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनकी एक पहचान है, उनकी एक शनाख्त है, उसी तरह इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अक़लियत की एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल वॉइस हो, जिसको भारत का संविधान उसकी इजाजत देता है। ये जो मौसूफ का आप नाम लिए, ये सिर्फ इस तरह की बातें करते हैं। जब मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, भारत की आजादी के बाद 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए, उस वक्त तो इनकी जबान बंद थी, गूंगे बने हुए थे। उस वक्त उनको उस मस्जिद याद नहीं आई जो आज मुजफ्फरनगर वीरान हो चुकी है। तो यही फर्क है, ये चीज हम लाना चाहते हैं।
वैसे साहब एक सवाल ये है कि जिस तरीके से आपने आजम खान साहब के स्वास्थ्य के बारे में बोला कि जल्दी वो स्वस्थ हो जाए, उनकी यूनिवर्सिटी बची रहे, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी सबकी है, क्या जैसे आज अतीक अहमद जी के परिवार ने आपकी पार्टी को ज्वाइन किया है मजबूत करने के लिए, आप चाहेंगे कि आजम खान साहब भी आपकी पार्टी को ज्वाइन करें मजबूती के लिए? देखिए, मैं जो आजम खान साहब के बारे में कहा था उस पर आज भी कायम हूं, मगर आज वो जिस उलझनों में है, परेशानियों में है, तो उस तरह का एक पॉलिटिकल जवाब मैं नहीं दे सकता। मगर मेरी नेक तमन्ना है और हमारी ऐन ख्वाहिश है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला उनकी तमाम मुश्किलात में आसानी पैदा करे। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट जनाब शौकत साहब ने पहले ही आप लोगों को बताया है कि हम लोग आने वाले विधानसभा में 100 सीट पर लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। और उनसे ये पूछा गया कि वैसी साहब कहते हैं आप तो लखनऊ के हैं, आप गोरखपुर के हैं। उन्होंने कहा हाँ, क्या उनसे एक सवाल पूछा गया तो वैसी साहब ने कहा आप तो लखनऊ के नहीं, आप तो गोरखपुर के हैं। उन्होंने ये कहा कि एक का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, पता चल जाएगा कौन कहाँ का है। हाँ, करवा लीजिए, चलिए, बाकी है तो आइए डीएनए कराते हैं। तो गोरखपुर में उत्तराखंड के, चलिए करा लेते हैं डीएनए, आप करा लीजिए, हम तैयार हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी मीडिया से खिताब कर रहे थे, फैजाबाद दौरे पर हैं और वहीं जो है उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया कि जो यूपी की दीगर पार्टियां हैं वो माइनॉरिटी को नेगलेक्ट कर रही हैं और उसी खला को भरने के लिए AIMIM यूपी में चुनाव लड़ेगी, 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। डॉक्टर अजीज खान साहब, एडवोकेट आदिल हसन आज़ाद साहब और साथ ही साथ धर्मेंद्र राय जी, आप तीनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। नाज़रीन, खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, आदाब।